अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिजियोडोज। यहाँ पे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का चैप्टर 6 हम लोग कर रहे थे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वाला, जिसमें हमारा जो ये टॉपिक है सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। अब डिटर्मिनेंट्स क्या चीज़ होती है? डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इसके लिए क्या ज़रूरी है, रेजिस्टेंस के लिए क्या क्या चीज़ होनी ज़रूरी है। तो कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे बॉक्स में दिए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, ये शॉर्ट में आता है। और इसके डिटर्मिनेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, 12 डिटर्मिनेंट्स हैं और काफ़ी लेंथी है टॉपिक। तो आप लोग, क्योंकि लॉन्ग में तो आता नहीं है, शॉर्ट में आता है, तो आप लोगों ने सिलेक्टिव कर लेना है, मतलब हर कंपोनेंट का ना थोड़ा थोड़ा कर लेना, ज़रूरी नहीं है पूरी डिटेल सारी ए टू जी करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को। एक तो ये बॉक्स तो लाजमी करना है, थेरा में ना बॉक्स कोई भी नहीं छोड़ना, चाहे जो भी अनइम्पॉर्टेंट भी है उसमें रीड लाजमी करना है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स में हम देखते हैं कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। अलाइनमेंट है, स्टेबलाइजेशन है, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, एक्सरसाइज ऑर्डर, फ्रिक्वेंसी, रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन, मोड ऑफ एक्सरसाइज, वेलोसिटी ऑफ एक्सरसाइज, पीरियोडाइजेशन और इंटीग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज इनटू फंक्शनल एक्टिविटीज़। अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है अलाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे जितना मैं आपको पढ़ा रही ना इतना ही काफ़ी, आप बेशक इतना हाईलाइट कर लें और सिर्फ इतना ही करते जाएँ, सारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट ये है कि आप जब भी बॉडी को मूव कर रहे हो, एक्सरसाइज करवा रहे हो, रजिस्टेड एक्सरसाइज, तो उसमें बॉडी एक प्रॉपर पोजीशनिंग में होना चाहिए। वैसे तो जो भी एक्सरसाइज करवाएं उसमें अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, तो रेजिस्टेंस में भी ये कंपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अलाइनमेंट का आप देख लें, अलाइनमेंट है क्या? अप्रोप्रिएट पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी जो है अप्रोप्रिएट पोजीशनिंग में हो, सब्स्टिट्यूट मोशन ना हो। सब्स्टिट्यूट मोशन यानी कि कुछ मसल्स जो बॉडी के होते हैं ना, जैसे हमने रेजिस्ट एक्सरसाइज उन मसल्स को करवानी है जो वीक हैं, ठीक है। तो वीक मसल को करवाते हुए जो मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं वो अपनी तरफ बॉडी को पुल करने की ट्राई करेंगे, तो हमने मोशन क्या होती है? सब्स्टिट्यूट हो जाती है, किसी और जगह पे परफॉर्म होने लग जाती है। कंपेंसेटरी मूवमेंट पैटर्न काज बाय मसल एक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर एडजेसेंट एगोनिस्ट और अ मसल ग्रुप दैट नॉर्मली सर्व एज स्टेबलाइजर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप SLR करवा रहे हो, स्ट्रेट लेग रेजिंग, यानी कि टांग को आप कहते हैं पेशेंट के को ऊपर उठाए, तो समटाइम उसकी बैक भी ऊपर उठने लग जाती है, तो ये क्या है? अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, उसकी स्टेबलाइजेशन नहीं रहती। तो ये चीज़ इसका ख्याल रखना है। अलाइनमेंट में आप लोगों ने एक सबसे पहले तो अलाइनमेंट की आपने डेफिनेशन करनी है, फिर उसमें एक एग्जाम्पल कर लेनी है। अब अलाइनमेंट है क्या? प्रॉपर अलाइनमेंट इज डिटर्मिन्ड बाय डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर एंड लाइन ऑफ पुल ऑफ द मसल टू बी स्ट्रेंथन। जिस मसल को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसकी मसल पुल, लाइक यहाँ पे हम ये एल्बो बनाती हैं, और एल्बो पे क्या है कि यहाँ पे आपका बाइसेप मसल है। तो बाइसेप मसल जो है, जब आप एल्बो को फ्लेक्स करते हो, ठीक है, तो ये अलाइनमेंट, ये इसकी पुल है, यानी कि ये आपकी का हाथ जो है ये इस तरफ मूव करेगा, ना कि इस तरफ, इस साइड पे या इस मीडियल और लैटरली मूव करेगा। तो ये चीज़ जो है ना, इसको हम देख लेते हो कि लाइन ऑफ पुल की तरफ मसल मूव करना चाहिए, ठीक है। इसमें एग्जांपल आती है हमारी एक, स्ट्रेंथन द ग्लूटियस मीडियस। ग्लूटियस मीडियस जो है हिप का एब्डक्टर है, ठीक है। जब हम इसको स्ट्रेंथन करते हैं तो हमें क्या ख्याल रखना चाहिए कि हिप जो है वो स्लाइडली एक्सटेंडेड पोजीशन में हो, फ्लेक्स ना हो, ठीक है। ये मैं ग्लूटियस मीडियस की भी आपको दिखाती हूँ एक एक्सरसाइज। अच्छा, आप इस डायग्राम में देखें, ये 6.27 है इसी चैप्टर की, ठीक है। हिप एबडक्शन और एडक्शन। अब हिप एबडक्शन, ये यहाँ पे ना हिप को जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे लेग पे के हिप लेग को ना एबडक्शन में नहीं जाने दे रही, एबडक्शन की तरफ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही। तो इस केस में हमने ख्याल करना है कि इसकी हिप टांग जो है ना ऊपर की तरफ ना उठे। अगर ऊपर की तरफ उठेगी तो हिप क्या होगी? हिप पे फ्लेक्शन आएगी, और फ्लेक्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, समटाइम ऐसा होता है कि फ्लेक्सेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चर बने होते हैं, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, तो उसमें क्या होता है कि लेग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फ्लेक्स होने स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है अलाइनमेंट का, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है स्टेबलाइजेशन, ठीक है। स्टेबलाइजेशन जो है, ये देखिए इस ऊपर वाले डायग्राम में, अब इसने ना एक हाथ रखा हुआ है यहाँ पे हिप के ऊपर, ठीक है, और दूसरा हाथ यहाँ पे है। तो एक टांग पे अगर यहाँ पे वो रेजिस्टेंस दे रही है एडक्टर्स मसल्स को, ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या करना है कि हिप के ऊपर हाथ रख लेना है कि हिप जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में ना जाए, ठीक है। ये स्टेबलाइज करिए। जब भी आप एक पार्ट को मूव करते हो तो उसका आप डिस्टल या प्रॉक्सिमल जॉइंट जो है उसको आप स्टेबलाइज कर देते हो। अब ये हाथ से भी कर सकते हैं, कोई बेल्ट भी लगा सकते हैं, मैनुअल रेजिस्टेंस भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर बॉडी का अपना वेट भी हो सकता है स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर स्टेबलाइजेशन का भी मैं आप लोगों को इसी के साथ ही बता देती हूँ। ये है स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है? स्टेबलाइजेशन रेफर टू होल्डिंग डाउन अ बॉडी सेगमेंट
और होल्डिंग द बॉडी स्टेडी, ठीक है, एक बॉडी के सेगमेंट को सही तरह से होल्ड करके रखना, ठीक है। अवॉइड अनवांटेड सब्स्टिट्यूट मोशन, यानी कि कोई अनवांटेड सब्स्टिट्यूट होता है, कोई अल्टरनेट या दूसरी मूवमेंट नहीं होने देनी हमने, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम स्टेबलाइजेशन किन दो तरीक़ों से दे सकते हैं, एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन होती है, एक होती है इंटरनल स्टेबलाइजेशन। एक्सटर्नल जो मैनुअली दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी उसमें पिक्चर में दिखाई थी, ठीक है, और बेल्ट्स एंड स्ट्रैप्स इनकी मदद से देख सकते हैं। इंटरनल क्या है, इंटरनल खुद ब खुद अपने मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट करवाने होते हैं। जैसे समटाइम हम ये एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि जब डबल एस अलग आर करवाते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग, दोनों टांगों को ऊपर उठाना होता है, तो बैक ऊपर ना मूव करे, ठीक है, बैक के मसल्स, तो एब्डोमिनल मसल को हम कहते हैं, पेट को अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आपकी वहाँ पे स्टेबलाइजेशन मेंटेन रहे। सेकंड कंपोनेंट आ जाता है इसमें इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है, हर पॉइंट की ना डिटर्मिनेंट की आपने पहले डेफिनेशन करनी है। अब इंटेंसिटी क्या, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वेट imposed ऑन कंट्रैक्टिंग मसल ड्यूरिंग ईच रेपिटेशन ऑफ एन एक्सरसाइज। जो वेट वो उठा रहा है या जो लोड उठा रहा है, इसको एक्सरसाइज लोड भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास इंटेंसिटी है। अब इंटेंसिटी के अंदर इंटेंसिटी किस तरह से होनी चाहिए, वो कहते हैं इसके अंदर ना आपने ख्याल रखना ओवरलोड प्रिंसिपल का। ओवरलोड प्रिंसिपल क्या कहता है, ओवरलोड प्रिंसिपल कहता है कि जितना एक बंदा एक टाइम में मैक्सिमम उठा सकता है, तो हमने उससे थोड़ा सा ज़्यादा देना है, ठीक है। तो ये ओवरलोड होगा, जितना लोड वो उठा सकता है, कैरी कर सकता है, उससे ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो हमारे पास ओवरलोड प्रिंसिपल आ जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता हमने इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है। कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, तो पहले लो से स्टार्ट करवाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करवाएंगे, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। फिर एक पॉइंट आता है सब मैक्सिमल वर्सेस मैक्सिमल एक्सरसाइज लोड। अब सब मैक्सिमल और मैक्सिमल क्या है, मैक्सिमम से थोड़ा सा कम और मैक्सिमल लोड मतलब बहुत ज़्यादा, जितना एक बंदा उठा सकता है। तो सब मैक्सिमल और मैक्सिमम कहाँ देना है, ये एक टेबल बना हुआ है, बहुत ईजी सा टेबल है, ठीक है। सारे पॉइंट्स आप बेशक ना भी करें, आप खुद भी लिख सकते हैं कि सब मैक्सिमल हम लोड कम क्यों रखेंगे, वेट किस केस में, किस सिनेरियो में हमें वेट कम रखने की ज़रूरत है। अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग, मतलब कोई टिश्यू हील कर रहा है, किसी को इंजरी हुई है, अभी ट्रॉमा हुआ है, तो उसको हम फ़ौरन से बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं लगा देंगे ना, तो उसे कम लगाएंगे। लेकिन एक बंदा जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहा है, जो अपने मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाहता है, उसको तो हम दे सकते हैं मैक्सिमल लोड, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बेचारे बच्चे हैं या जो क्या है कि ओल्ड एज के लोग हैं, ठीक है, तो उनको हम ज़्यादा नहीं दे सकते, हम सब मैक्सिमल में रखेंगे। इसी तरह जो हेल्दी एडल्ट है, उसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा रख लेंगे। यहाँ पे देखें, अगर लॉन्ग टाइम के लिए इमोबिलाइजेशन में रहा है, लॉन्ग इमोबिलाइजेशन, जैसे एक महीने की सर्जरी के बाद आपको इमोबिलाइजेशन रेस्ट पीरियड दे देते हैं, तो रेस्ट के बाद कभी भी आप एकदम से लोड नहीं डालते, सब मैक्सिमल लोड डालते हो, ठीक है। इस तरह इसमें देखिए कि रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है, एक्टिव प्रोग्राम है, तो उसके अंदर आप दे सकते हो, या कोई बंदा क्या है कि कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, हेल्थी है, तो उसको करवा सकते हो। तो ये दो केसेस हैं इसके। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें ये चीज़ जो रेपिटेशन मैक्सिमम, ठीक है, ये वाला बेशक इनिशियल एक्सरसाइज लोड ये आप रहने दें, ना करें, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये कर लेना है रेपिटेशन मैक्सिमम। अब रेपिटेशन मैक्सिमम ना ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है, और पूछा भी जा सकता है, इवन पीपीएससी के भी एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आया था, ये आप लोगों ने कर लेना है। रेपिटेशन मैक्सिमम क्या है, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वेट अ मसल कैन मूव थ्रू अ फुल अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन विद कंट्रोल अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर फटीगिंग, ठीक है। एक मसल जो है वो जितना मैक्सिमम लोड उठा सकता है और जितनी देर के लिए जितनी रेपिटेशंस कर सकता है उस लोड के साथ, उसको हम कहते हैं रेपिटेशन मैक्सिमम, जब तक कि वो मसल फटीग नहीं हो जाता, थक नहीं जाता, ठीक है। तो इसको रेपिटेशन मैक्सिमम कहेंगे। अब रेपिटेशन मैक्सिमम हमें क्यों यूज़ करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है, इसकी दो रीज़न्स हैं, ठीक है। एक तो हम ये डॉक्यूमेंट करने के लिए कि पहले उस बंदे के मसल की स्ट्रेंथ क्या थी, डायनामिक स्ट्रेंथ, ठीक है, और हम जब रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करवा रहे हैं इसके बाद स्ट्रेंथ कितनी इंप्रूव हुई है, ठीक है। दूसरा ये चीज़ कि हमें इनिशियल लोड का पता चल जाता है, मैक्सिमम उसे लोड उठा के देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कितना एक बंदा उठा सकता है लोड, ठीक है। इसको वन रेपिटेशन मैक्सिमम भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वेट अ सब्जेक्ट कैन मूव थ्रू द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन जस्ट वन टाइम, एक टाइम में कितना ज़्यादा लोड उठा सकता है उसको वन रेपिटेशन कहते हैं। और रेपिटेटिवली कितना उठा रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं हम, रेपिटेशन मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी रेपिटेशन मैक्सिमम, थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखते हैं इसमें, किस चीज़ के लिए कि जो लोग जिनको जॉइंट की इम्पेयरमेंट्स हैं, लाइक आर्थराइटिस वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या है, हम सेफ़ नहीं है रेपिटेशन मैक्सिमम, उन्हें हम ज़्यादा लोड नहीं उठाने दे सकते, ठीक है, रिस्क हो सकता है उनको सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ का। इस तरह ऑस्टियोपोरोसिस वाले हैं या जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी है, कोई एंजाइना या
MI होने का ख़तरा है उनको भी हम ये वाला नहीं करवाते, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ये इसी इंटेंसिटी के अंदर ही है, कुछ उन्होंने बता दिया है कि अगर आप ये रेपिटेशन मैक्सिमम से नहीं देख सकते तो आप केबल टेंसियोमीट्री और हैंड हेल्ड डायनामोमीट्री से चेक कर लो। ये 2 डिवाइसेस हैं जिससे स्ट्रेंथ चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग जोन है कि ट्रेनिंग जोन उन्होंने कहा है कि परसेंटेज ऑफ 1 रेपिटेशन ऑफ मैक्सिमम फॉर अ पार्टिकुलर मसल ग्रुप। हमने 1 रेपिटेशन मैक्सिमम देख लिया, एक बंदा कितना लोड एक टाइम पे उठा सकता है। अब हम उसकी परसेंटेज करेंगे कि एक बंदे को उसके कितने % लोड हमने देना है। इनके अगर एक बंदा सेडेंटरी है तो हम उसके 1 रेपिटेशन मैक्सिमम का 30 to 40% लोड उसको कैरी करने के लिए देंगे रेजिस्टर एक्सरसाइज में। और अगर बंदा ऑलरेडी ट्रेंड है, हाईली ट्रेंड है, तो उसके लिए 80 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ उन्होंने टेबल में ये चीज़ें दी हुई हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, रट्टे वाली चीज़ें कि बेंच प्रेस के लिए कितना बॉडी वेट होना चाहिए, लेग एक्सटेंशन के लिए MCQs में भी आ सकता है, ठीक है। ये आप रीड कर लीजिएगा खुद ही। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन एंड सेट्स ऑफ अ पार्टिकुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग अ सिंगल एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज के दौरान कितनी रेपिटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक किसी को SLR करवाती हूँ, स्ट्रेट लेग रेजिंग, तो मैं कहती हूँ तुमने ये 10 दफ़ा करनी है, तो 10 रेपिटेशन, और इसके 3 सेट करने हैं, तो इसका मतलब 3 सेट और 10 रेपिटेशन क्या है, उसका वॉल्यूम है, ठीक है। इसी तरह रेपिटेशन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर मूवमेंट इज रिपीटेड। एक एक्सरसाइज को आप कितनी दफ़ा रिपीट करवा रहे हो, वो रेपिटेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ, मैंने हाईलाइट कर लिया, इतनी ज़रूरत है सारा रीड करने की, आपको सारा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने रेपिटेशन लिखी है कि एवरेज अनट्रेन्ड एडल्ट्स, जिसने ट्रेनिंग नहीं की, एक एवरेज बंदा है, तो वो कितना करेगा? 75% ऑफ 1 रेपिटेशन मैक्सिमम इज एबल टू कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली 10 रेपिटेशन बिफोर नीडिंग टू रेस्ट, ठीक है। वो 10 रेपिटेशन एक बंदे को हम करवा सकते हैं जो एवरेज बंदा है हमारे पास, ठीक है। यूजुअली हम करवाते भी 10 है, या 10 के अलावा अगर 10 नहीं करवा रहे, इंटेंसिटी हम कम रख रहे हैं, 60% इंटेंसिटी रख रहे हैं, तो हम 15 रेपिटेशंस करवा लेते हैं, ठीक है। अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी है 90% इंटेंसिटी का मतलब है हम वेट बढ़ा रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम रेपिटेशंस कम कर लेते हैं, 4 to 5 रेपिटेशंस, ठीक है। इसके बाद एक ये लाइन लिखी हुई है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? अ प्री डिटर्मिन नंबर ऑफ कंसेक्टिव रेपिटेशंस ग्रुप टुगेदर इज नोन एज सेट और बाउट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। लाइक हमने 10 रेपिटेशन की, थोड़ी देर रेस्ट दिया, फिर 10 रेपिटेशंस करवाई, फिर 10 रेपिटेशंस करवाई, तो हम कहते हैं 10 रेपिटेशन के हमने 3 सेट करवाए। हम उस रेपिटेशन को ग्रुप कर देते हैं, डिफरेंट ग्रुप बना देते हैं 2 से 3, तो वो सेट्स होते हैं। यूजुअली जो रिकमेंडेड है ना, वो 2 to 4 सेट्स इज़ कॉमन रिकमेंडेशन फॉर एडल्ट्स लोगों के लिए, ठीक है। यूजुअली हम सेटिंग में भी क्या 2 से 3 सेट्स करवा रहे होते हैं, वो हम पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पेशेंट की किस कंडीशन के साथ है, ठीक है। अगर तो मसल की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है तो हम फिर तो करवा सकते हैं, ज़्यादा सेट्स रख सकते हैं, ठीक है। अगर वीक मसल्स हैं या इंजरी वाले हैं, इंजरी के फ़ौरन बाद पेशेंट्स आए हैं, तो फिर कम सेट्स रखते हैं। उसके बाद उन्होंने 2 डिफरेंस बताए हैं कि ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज, लोड एंड रेपिटेशन। अगर मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो लोड कितना रखना है, मसल इंड्योरेंस करनी है तो ज़्यादा। इसमें एक ही चीज़ लिखी गई है, स्ट्रेंथ करेंगे तो आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा रखेंगे, रेपिटेशन कम, और अगर एंड्योरेंस इंक्रीज़ करनी है तो आपने सेट्स ज़्यादा मतलब रेपिटेशन ज़्यादा रख लेनी है और उसके सेट्स जो हैं वो कम रख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है ना, वो है हमारे पास एक्सरसाइज ऑर्डर। एक्सरसाइज ऑर्डर ये है हमारे पास कि आपने किस ऑर्डर में एक्सरसाइजेस करवानी है, सीक्वेंस इन विच एक्सरसाइजेस आर परफॉर्म, ठीक है। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि लार्ज मसल ग्रुप हैं शुड बी एक्सरसाइज बिफोर स्मॉल मसल ग्रुप्स, ठीक है। मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म बिफोर सिंगल जॉइंट एक्सरसाइज। हम क्या करवाते हैं, जैसे पूरी टांग को पहले एबडक्शन एडक्शन में करवा लो, ठीक है, या फ्लेक्शन एक्सटेंशन में करवा लो, फिर हम इंडिविजुअल जॉइंट पे करते हैं, ठीक है, पहले पूरे एक्सट्रीमिटी को उठा के, ठीक है, लार्ज मसल ग्रुप को। अब फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ एक्सरसाइज सेशन पर डे और पर वीक। अब आपने रेपिटेशन तो करवा ली, एक दिन में कितने दिन आप एक्सरसाइज करवाते हो, कितने हफ्ते करवाते हो, वो फ्रीक्वेंसी, आप कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो रिकमेंडेड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 to 3 टाइम्स पर वीक एवरी अदर डे और अप टू 5 एक्सरसाइज सेशन पर वीक इज़ कॉमन। कॉमन कितनी है, या तो 2 से 3 दफ़ा या फिर एक हफ्ते के अंदर 5 सेशन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर आता है डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, वो क्या है, मेंटेनेंस प्रोग्राम। अगर कोई बंदा पहले से मतलब फिट है, अच्छा खासा है, वो सिर्फ अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो कम भी कर सकता है, 2 टाइम्स भी पर वीक कर सकता है, ठीक है। और प्री प्यूबर्सेंट जो प्यूबर्टी से पहले वाले हैं, मतलब बच्चे वगैरह हैं या एल्डरली हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, नो मोर देन 2 to 3 सेशन पर वीक। एक हफ्ते में हम 2 या 3 सेशन से ज़्यादा नहीं टिकते, ठीक है। हाईली ट्रेंड एथलीट
पीरियड्स जो हैं बॉडी बिल्डिंग वाले हैं, इसके लिए हम ज़्यादा रख सकते हैं, अप टू 6 वीक पर वीक ये ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ड्यूरेशन आता है। अब ड्यूरेशन क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ वीक्स और मंथ्स ड्यूरिंग विच रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम इज कैरिड आउट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम देख रहे थे कि पर वीक कितने सेशन ले रहा है वो, और हमने कितने वीक्स लगाए हैं या कितने मंथ्स लगाए हैं उसको, वो टोटल ड्यूरेशन है, ठीक है। इसमें उन्होंने ये बात की है कि हम ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो 1 मंथ या 2 मंथ में हो जाती हैं, कुछ होती हैं जिसको थ्रू आउट लाइफ लेके चलना पड़ता है, लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। अब वो स्ट्रेंथ गेन करनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ गेन जो है वो 2 to 3 वीक्स में भी ऑब्जर्व हो जाती है, 2 से 3 हफ्तों में भी स्ट्रेंथ अच्छी खासी आ जाती है, न्यूरल अडेप्टेशन आने स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें हाइपरट्रॉफी चाहिए, मसल बल्क चाहिए, तो उसके लिए 6 to 12 वीक्स हमें चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया ड्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं ना वो मैं आप लोगों को दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।